सारे हिंदुस्तान की हों। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की। मेरी मिनी कवि सम्मेलन की श्रृंखला में आखिरी जो नाम है वो क्या कहें, मतलब अगर उनका परिचय लंबा देने लगे तो मतलब शाम हो जाएगी। श्याम सुंदर पाठक। खुशी की बात यह है कि नोएडा में ही हमारे जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हैं और हिंदी काव्य जगत का एक उभरता हुआ सितारा मैं उनको कह सकता हूँ। तारीफ की बात यह है कि विज्ञान में एमएससी है और मास्टर डिग्री लेने के साथ साथ साहित्य से अटूट प्रेम, कविता संग्रह, उपन्यास उनके काफी लिखे हुए हैं और शीघ्र ही मंत्रियाम पे आने वाले हैं। सरस्वती सम्मान से वो विभूषित हो चुके हैं और लेखन, पठन पाठन, संगीत, गायन, ज्योतिषी में इनकी विशेष रुचि है। यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और प्रखर वक्ता हैं। कामयाबी विद श्याम सुंदर पाठक के नाम से यूट्यूब चैनल है उनका और अगर आप आकाशवाणी सुनते हो तो समय समय पर उनके काव्य पाठ का प्रसारण भी होता है। उनका एक वक्तव्य जो मेरे मन के तार हिला दे, जो मेरे मन के तार हिला दे, वो संगीत नहीं मिलता जिसमें मेरे भाव भरे हों, ऐसा गीत नहीं मिलता है। यूं तो लाखों गीत मिले हैं मुझको मेरे जीवन में, जो पीड़ा को प्रीत बना दे, ऐसा मीत नहीं मिलता है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री श्याम सुंदर पाठक आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया वो आए और अपने काव्य पाठ के साथ साथ विचारों से भी हमें अवगत कराएं। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में जिसमें वो काम करते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे धारा 32, धारा 31 के अलावा और कोई दूसरा नहीं मिलता। स्टेटमेंट के अलावा इतना वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ पे अगर मैं पिछला वाकया सुनाऊं तो शिव मूर्ति साहब बहुत बड़े साहित्यकार, यहाँ पे जब पहली बार डीसी रह के जा चुके तो 3 साल तक यही नहीं पता चला कि ये वही डीसी हैं जो श्याम मूर्ति हैं, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। जब दूसरी बार में वो एडिशनल कमिश्नर अपील हो गया है तब लोगों ने कहा ये वही है, तब उनको बुलाना शुरू किया, फंक्शन अटेंड हुए और उनका पता चला कि साहब ये वही है। यहाँ इस डिपार्टमेंट में आके अगर कोई धारा 22, धारा 32, एक्स पार्टी और ये दुनिया भर की चीजों के अलावा अगर कोई बात करता है तो बड़ी बात है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आए और अपने विचारों से जरूरत करूंगा कार्यों की मुलाकात के साथ सबसे पहले सभी मंचासी सभी अधिवक्ताओं सभी को मेरा नमन। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कवि ये सिर्फ मिथ्या भ्रम है, मैं जबरदस्ती का कवि बनाया हूँ। मुझसे फोन पर उन्होंने पूछा कविता पाठ करेंगे, मैंने कि नहीं भाई मुझे नहीं आता करना। बोले नहीं आपको करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती का कवि हूँ, जबरदस्ती सुनाऊंगा। नहीं सुनोगे नहीं अरे जबरदस्ती सुनाऊंगा, नहीं सुनोगे तो केबिन में तो आना ही पड़ेगा। तो पकड़ के मां सुनाऊंगा। इसलिए बेहतर ही इसी में है कि चुपचाप सुनो। देखिए वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ, तो इसलिए बाहर में जाना जो है मैं ज्यादा ही नहीं। तो यही एक ऐसी बार है जहाँ बार बार बुलाएंगे आपको, मैं बार बार आऊँ। आपने इतना प्रेम से मुझे बुलाया और मुझसे कहा गया था कि देश प्रेम के ऊपर आपको सुनाना है, तो भाई पीछे तक सभी से मेरा अनुरोध है। मैं देखिए 12 साल लेक्चरर भी रहा हूँ, मुझे सुनाना आता है। इसलिए अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मुझसे कहा गया देश प्रेम के लिए सुनाने के लिए, लेकिन मेरे लिए देश प्रेम है क्या? देश प्रेम कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आप मतलब किसी मिट्टी से प्यार करते हैं, किसी जमीन से प्यार करते हैं,
ये देश प्रेम नहीं। बेसिकली देश प्रेम है क्या? एक छोटी सी कहानी से आपको मैं देश प्रेम का मतलब समझाऊंगा और फिर कविता पढ़ूंगा। और मैं जो 10 मिनट लूंगा आपका, 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आए। अब यहाँ से जब आप जाएं तो अपने ज़हन में कुछ चीजें रख के जाएं। एक बार एक 80-85 साल के वृद्ध, बारिश का मौसम था, उसी समय आम आते, एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है बाबा बाबा ये गुठली का क्या करते हैं? बाबा बोले कि बेटा मैं ना ये आम बोऊंगा। अच्छा आम बोओगे आप? कैसे बोते हैं? तो उन्होंने एक आगे आगे आ जाओ सर आइए। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें गुठली डाली, मिट्टी डाली, पानी डाला। बच्चा बोला अब क्या होगा? बोला अब क्या होगा? इसमें से पौधा निकलेगा। बोले फिर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा? आम लगेंगे, खाओगे ना आम? बच्चा बोले हाँ हाँ खाऊंगा, कल आ जाओ। बाबा बड़ी जोर से हंसे, अरे बेटा इतनी जल्दी थोड़ा ना आम लगते हैं, टाइम लगता है। बच्चे बोले अच्छा कितना टाइम लगता है? बोले बेटा सालों लग जाएंगे। अच्छा कितने साल लग जाएंगे? बोले बेटा 10 साल तो लग ही जाएंगे। बच्चा कहते फिर क्यों बोले? बाबा बोले क्यों? बोले फिर तब तक तो मर जाओगे। बाबा बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसे और बोले बेटा सही कहते, मैं ये आम नहीं खा पाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, ये बात सच है कि जो आपने बोला है ये मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन जो मैंने खाई थी वो मैंने नहीं बोली। ये देश प्रेम क्या सिर्फ लेने के लिए आए हैं क्या? जो मिट्टी हमने, जो हवा हमने सूंघी, जो पानी हमने पिया, याद करिए हम लोग किसी भी हैंडपंप का पानी पी लेते। आज किसी के घर जाने में पूछना पड़ता है आरो का है ना, हम बाहर पानी हम किस देश प्रेम की बात करते हैं? हम किस देश प्रेम की बात करते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता। आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या कि जो लिया है वो देंगे नहीं? मैं हमेशा सबसे बात कहता हूँ 2 लिस्ट रखा करें हमेशा अपने सामने। ए लिस्ट, आज कितने लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, ये ए लिस्ट है। बी लिस्ट बनाइए कि मेरी वजह से कितने लोग कामयाब हुए। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग 0 लिखा के चले जाते। सोचिए कितने करोड़पति, यहाँ अरबपतियों की संख्या नहीं है। एक व्यक्ति को भी संभाल ले तो सोचो कहां से कहां स्थिति पलट जाए। लेकिन हम सिर्फ आम खाएंगे बस, देंगे नहीं। ये जो हम मास्क लगाए घूम रहे हैं ना, ये कुदरत ने कहा कि तुम वो ही नहीं मुंह दिखाने लायक, तुमने काम ही नहीं किया। अरे तुमने ना हवा छोड़ी, ना मिट्टी छोड़ी, ना पानी छोड़ा। कुदरत ने कहा कि जो काम तुम लाख करोड़ खर्च करके नहीं कर सकती, मैंने 21 दिन में कर दिया। नदियां साफ, पानी साफ, पहली बार तारे दिखाई दिए एनसीआर में। पहली बार जालंधर के लोगों को पता चला कि यहाँ से हिमालय दिखता है। कुदरत तो सब, केदारनाथ क्या है? लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा, नहीं, ये मनुष्यकृत आपदा है। भगवान ने कहा अच्छा मेरे साधना की जगह पर हनीमून मनाते हैं, चलो शुक्ला साहब चलो यहाँ से सर को 1 सेकंड में उसे सब साफ कर दिया। असली देश प्रेम ये है कि हमने क्या लिया है, क्या देकर जाना है। यदि हम सब ये काम कर लें, मेरे प्रयास रहता है, जो लोग मेरे केबिन में आते हैं, तमाम साथी अधिकतर आए हैं, मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। यदि हम लोग ये सोचने लगे ना मैं क्या दे सकता हूँ, आप यकीन करना है दुनिया इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। मैंने एक बुक लिखी है द डिवाइन बुक, उसका नाम मैंने डिवाइन इसलिए लिखा है क्योंकि वैलेंटाइन हमारी संस्कृति में, हमारी तो हर चीज डिवाइन है। हमारे देश की मिट्टी डिवाइन, हमारे देश पानी डिवाइन, हमारे देश की भाषा संस्कृति सब कुछ डिवाइन। मैंने उसमें एक प्रश्न उठाया है कि आप सब लोग अधिवक्तागण हैं, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी मुझे डाइवोर्स शब्द का शुद्ध हिंदी मतलब बताए। डाइवोर्स शब्द का कोई शुद्ध हिंदी शब्द ही नहीं। आप सोचिए हमारे देश की
संस्कृति में 5000 साल पुरानी तो है ही है ना। 5000 सालों से इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं हुआ कि दो लोग यदि एक हुए हैं तो कभी अलग भी होंगे। एक हो गए तो हो गए। ये हमारे देश की संस्कृति, हमें गर्व होना चाहिए। यदि हम इस तरीके का प्रेम करते हैं, फिर चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, चाहे मिट्टी से हो, असली देश प्रेम। ये वो वाला देश प्रेम नहीं कि सुबह से शाम तक जो है गर्लफ्रेंड ही बदल गई, तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं। उसी वैलेंटाइन को मैंने चेंज करके डिवाइन किया है, उस रोज डे को चेंज करके राइज डे किया है। हम जीवन में राइज करने की बात करेंगे, ऊपर उठने की बात करेंगे। हमें प्रपोज नहीं करना है, हमारी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है ना। हमें प्रॉमिस करना है खुद से कि खुद भी आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके की एक बुक है, वो आ जानी चाहिए थी, वैसे तो आ चुकी है, लेकिन अभी अमेज़न पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा अनुरोध है समय निकालकर उसे जरूर पढ़िएगा। बहुत मन से मैंने उस बुक को लिखा है, और सिर्फ ये सोचकर कि हम कब तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे। सच में हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। इसी कोशिश में मैंने ये बुक लिखी है। लेकिन चूंकि मैं बता दूं, गोवर्धन का मैं रहने वाला हूँ, और मिट्टी से ही प्रेम, राधा कृष्ण जैसा प्रेम, और उसी प्रेम को हम देशभक्ति तक लेकर जाएंगे। ऐसी दो कविताएं आपको मैं सुनाऊंगा, आग्रह करूंगा कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। लंबी कविताएं हैं, और चूंकि मैं गाता नहीं हूं, सिंपली पढ़ूंगा कविता को, लेकिन आपका ध्यान चाहिए। ये कविता है राधा शिकायत कर रही, और क्या शिकायत है उसे जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं, श्याम कभी तो तुम मेरे मन के भाव पढ़ पाते, श्याम कभी तो तुम मेरे मन के भाव पढ़ पाते, कभी तो समझ पाते कि राधा तुमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं करती, अपने अंदर तुमको जीती है। मुझ में जो कुछ है सब तुम ही तो हो, मुझ में जो कुछ है सब तुम ही तो हो। मेरा रूप, मेरा रंग, सौंदर्य सब तुमसे ही तो है। तुम देखते हो तभी तो मैं संवरती हूँ, तुम बांसुरी बजाते हो तभी तो मैं गाती हूँ। मेरी आंखों में सिवाय तुम्हारे कभी कोई आया ही नहीं, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखा भी नहीं। राधा का प्यार तुम क्या जानोगे, राधा का प्यार तुम क्या जानोगे, जब उस आग में जलोगे तो तपिश महसूस करोगे। तुमने तो खुद को प्रकट कर दिया, शिकायत सुनिए, तुमने तो खुद को प्रकट कर दिया, हर गोपी में प्रेम का दीप जला। लेकिन राधा, राधा तो कभी वासुदेव सर्वम बन ही ना पाई, राधा तो कभी वासुदेव सर्वम बन ही ना पाई। तुमने तो अपने प्रेम का प्रसार कर लिया और आच्छादित कर दिया सबके मनों को अपने प्रेम से। लेकिन राधा, राधा तो तुम्हारे अलावा किसी और को चाह भी नहीं सकती, उसका बीज भी तुम हो और उसकी अंतिम सीमा भी। तुम तो अपने मन को तुष्ट कर भी लो, तुमको प्रेम की क्या कमी, तुम तो अपने मन को तुष्ट कर भी लो, तुमको प्रेम की क्या कमी। लेकिन कभी राधा बनकर देखो, मेरी जीवन डोर, मेरी श्वास, मेरी धड़कन, मेरे प्राण सब श्याम तुम। लेकिन तुम मग्न हो अपनी दुनिया में, कभी गीता सुनाते, कभी महाभारत कराते, कभी द्वारका बसाते, कभी रास रचाते। लेकिन इस एक मन राधा को कभी महसूस किया तुमने? क्या इस एक मन राधा को महसूस किया तुमने? मैं तुम्हारी दुनिया में शायद कहीं हूं ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि राधा ने प्रेम करना सीखा है। तुम्हारे लिए धर्म की स्थापना भले महत्वपूर्ण हो, लेकिन मेरे लिए तुमको प्रेम करना ही एकमात्र ध्येय है। तुम ही मेरा साध्य हो और साधन भी, तुम ही मेरा साध्य हो और साधन भी, तुम ही मेरा मिलन हो और विरह भी, तुम ही मेरा खुशी हो और आंसू भी। काश, अब देखिए राधा की शिकायत है कि काश कोई पाती,
मतलब पत्र तुम्हारे प्रेम का संदेश लेकर आ जाती, जिसमें गीता का ज्ञान नहीं, तुम्हारे मन में छिपे प्रेम के दो मीठे बोल होते, जो तुमने एकांतिक पलों में कभी कहे। काश उन्हीं को दोहरा देते उस पाती में, ताकि मुझे भी किंचित संतोष होता कि मैं आज भी तुम्हारी स्मृतियों में। राधा ने प्रीत की हर रीत निभाई, न कभी कोई आस लगाई, फिर भी प्रीत की एक ऐसी रीत तुमने निभाई, जाकर कभी पलट के भी न पूछा कि राधा कैसी। कभी पलट कर भी न पूछा कि राधा कैसी हो, जीती हो या मर, जीती हो या मर गई, कि कभी याद भी करती हो या भूल गई। अरे ये भी ना पूछते तो परिहास ही उड़ा लेते मेरे प्रेम का, लेकिन तुमने तो वो भी नहीं। तुम मथुरा क्या गए, द्वारका की होकर रह गए। तुम मथुरा क्या गए, द्वारका की होकर रह गए, लेकिन मैं तो तुम्हारी थी, लेकिन मैं तो तुम्हारी थी, तुमसे अलग कहाँ जाती। मैं तो जहां थी वहीं ठिठक कर खड़ी हूं। एक बार आकर तो देखो, एक बार आकर तो देखो। अरे मुझसे अच्छी तो अहिल्या थी, तुमने आकर चरणों से छुआ तो था। मुझे तो तुमने क्या त्यागा, कभी पीछे पलट कर भी नहीं देखा। अरे पैरों की ठोकर मार नहीं आ जाते, कम से कम तुम्हारे चरणों का स्पर्श तो पा लेती। ये कैसा प्रेम है श्याम, शिकायत सुनिएगा, ये कैसा प्रेम है श्याम तुम्हारा। जब लुटाते हो तो खुद लुट जाते हो, जब लुटाते हो तो खुद लुट जाते हो, और जब भूलते हो तो कभी पलटकर याद भी नहीं करते। पता नहीं तुम्हारा कौन सा रूप सच है, पता नहीं तुम्हारा कौन सा रूप सच है, प्रेम वाला या भूलने वाला। वो प्रेम जो तुमने मुझ पर लुटाया था, क्या कभी स्मरण भी आता है तुमको। मैं तो आज तक सो भी नहीं पाई, आंखें बंद कर भी लूं तो तुम ही दिखते हो, और बाहर का संसार भी मेरा तुम हो। अरे धर्म की स्थापना ही करनी थी तो मेरे मन में प्रेम का ये दीप क्यों जलाया। अरे धर्म की स्थापना ही करनी थी तो मेरे मन में ये प्रेम का दीप ही क्यों जलाया। जाकर धर्म की स्थापना करते, दुष्टों का संहार करते, दुनिया को ज्ञान बांटते। ये प्रेम का झंझावात मेरे मन में जगाने की, मेरे मन में जगाकर ओझल हो गए। छलना था तो दुनिया को छल। शिकायत सुनिए, और उत्तर भी बहुत शानदार है कि छलना था तो दुनिया को छलते, राधा को छलने की क्या जरूरत। ये कैसा प्रेम है श्याम, खुद याद करते नहीं, खुद याद करते नहीं और हमें भूलने नहीं देते, खुद याद करते नहीं और हमें भूलने नहीं देते। अरे कोई पाती तुम्हारा नाम लिखी आ जाती, भले ही कोरी होती, तो मैं ये सोच कर खुश हो जाती कि भले ही मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भाव शून्य हो गया हो, शब्दहीन हो गया हो, पर कम से कम तुमको मेरा नाम तो याद है। शिकायत सुनिए, कहती है मैं तुमको कम से कम मेरा नाम तो याद है, पर तुम्हारी तो कभी कोई पाती भी नहीं आई, कोरी भी होती तो भी कलेजे से लगाकर रखती, क्योंकि तुमने जो स्पर्श की थी, लेकिन तुमने तो इस लायक भी ना समझा। अरे इस बहाने तुम्हारे अधरों पर कम से कम मेरा नाम तो आएगा। कितने युग बीत गए अपना नाम सुने राधा। अरे कितने युग बीत गए अपना नाम सुने राधा। ये नाम तुमसे ही तो अच्छा लगता है, ये नाम तुमसे ही तो अच्छा लगता है। तुम पुकारते हो तो अपने नाम से भी प्यार हो जाता है, तुम पुकारते हो तो अपने नाम से भी प्यार हो जाता है। लेकिन अब तो मेरा नाम अभिशप्त हो गया है अधूरे प्रेम के। युगों युगों तक अधूरे प्रेम को राधा नाम से संबोधित कराओगे क्या श्याम। शायद मेरा विरह, मेरे आंसू तुमको खुशी देते हो, तभी तो कभी पलटकर इधर नहीं देखते। अच्छा लगता होगा ना तुमको कि देखो कोई तड़प रहा है मेरे प्यार में। लेकिन कोई बात नहीं श्याम, ऐसे ही सही अपना अस्तित्व मिटाकर भी तुमको खुशी दे पाई तो राधा का मरण भी सफल हो जाएगा। तुम कुछ लिखो या ना लिखो, अंतिम पंक्तियां केवल 4 लास्ट की हैं कि तुम कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन मैं बनकर रहूंगी तुम्हारी पाती, श्याम की पाती, जिसमें लिखा होगा श्याम, सिर्फ श्याम और सिर्फ श्याम।
राधा की शिकायत तो लाजवाब। अब कृष्ण का वर्जन है उसमें। और ये देश प्रेम, कर्म और वास्तविक प्रेम की अगाध परिभाषा है। ये कृष्ण का जवाब है 5 मिनट कि राधा राधा मैं कैसे कहूं तुम बिन मेरे, कि राधा मैं कैसे कहूं कि तुम बिन मैं नहीं, आधार हो तुम मेरा, तुमसे ही तो पाता हूं, तुमसे ही तो अस्तित्व पाता हूं मैं। हाँ संसार की नजर में तेरा अपराधी हूं, हाँ संसार की नजर में तेरा अपराधी हूं, लेकिन प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है वो तुमसे ही तो है, तेरे लिए ही तो धरा पर आता हूं। यूं तो धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, भक्तों का उद्धार करने का गुरुतर दायित्व नहीं है मेरे कंधों पर, लेकिन इस दायित्व को वहन करने का बल कहां से आता है? तुमसे। कब भूला मैं प्रेम से सरोबार, वो एक क्षण जो बिताए थे तुम्हारे साथ, वो बातें जो हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति बनी, वो शाखाएं जिनके पीछे जब तुम छिप जाती थी तो जैसे ग्रह के ताप से झुलस जाता था मैं, दौड़ जाती थी सिरहन संपूर्ण शरीर में, तुमसे एक पल दूर होना तो छोड़ो उसका विचार भी था कल्पनीय असहनीय। वो यमुना का तीर, वो यमुना का तीर, 2 मिनट और सर प्लीज। यमुना का तीर जहां हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ साथ डूबा और किया करते थे पार प्रेम की नदी में, वो कदम की डाल जिस पर बैठकर करती थी तुम अटखेलियां और हो जाती थी उछल, उल्हाना देकर वो निधि बन जाइएगा जरूर एक बार जीवन जरूर जाइए। प्रेम का एक ऐसा साक्ष्य है जो आज भी वहां रास होता है, आज भी वहां यदि कोई कहता हो ना कि ईश्वर नहीं है, मुझे प्रमाण दो, आप उसको निधि बन जाके ले जाइए, उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि वो ईश्वर है, प्रेम है, और वो हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना। कि वो निधि मन जिसका पत्ता पत्ता साक्षी है आज भी हमारे प्रेम का, थक जाती थी जब तुम तो इसी उपवन में पड़ शैया पर बैठ, तुम्हारी चरण सेवा का जो सुख मैंने पाया है राधा वो मुझे फिर कभी नहीं मिला। वो निधि मन जो साक्षी है महाराज का, तभी तो मैं प्राप्त हुआ पूर्णता को। ये महाराज की परिभाषा मैंने दी है और ये शायद ईश्वर की कृपा से लिखी गई पंक्तियां कि ये महाराज एक तन एक मन एक प्राण हो जाना ही तो है। ये महाराज एक तन एक मन एक प्राण हो जाना ही तो है। फिर तुम ही बताओ कब अलग हुआ मैं, फिर तुम ही बताओ कब अलग हुआ मैं, मेरे प्राण मेरी आत्मा सब तुम ही तो हो राधा। धर्म की स्थापना का जो प्रण है मेरा, वो संकल्प तुमसे ही कर पाता हूँ पूर्ण। वो प्रेम जो पाया है तुमसे उसी में आलोड़ित हो जला पाता हूँ। औरों के मन में प्रेम का दीप, किसी अन्य को प्रेम करना। शब्दों को सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा, बहुत गहरे शब्द हैं। किसी अन्य को प्रेम करना मेरे प्रेम के अधूरेपन का प्रतीक नहीं। किसी अन्य को प्रेम करना मेरे प्रेम के अधूरेपन का प्रतीक नहीं, बल्कि तुमसे मिले प्रेम की शक्ति से ही उनकी अंतर मन को, उनके संकल्प को बदल पाता हूं। देखा था जिस क्षण तुमको उसी दिन हो गया था मैं पूर्ण। तुमसे प्रेम करना स्वयं को प्रेम से भर लेना। उसी दिव्य प्रेम की तरंग से भर पाता हूं मैं प्रेम की उमंग तरंग संसार के मन में, ताकि समाप्त हो सके दुनिया में ईर्ष्या और द्वेष। राधा शब्द सुनिएगा, कहते हैं राधा तुम क्या जानो मेरा दर्द, क्या मेरा मन नहीं करता प्रेम करने का। राधा क्या मेरा मन नहीं करता प्रेम करने का। अरे प्रेम ही तो है जिसके कारण कृष्ण कृष्ण, अरे प्रेम ही तो है जिसके कारण कृष्ण कृष्ण है, और मेरा वो प्रेम तुम ही हो, सिर्फ तुम। लेकिन कर्म की प्रधानता का संदेश गीता का दूसरा अध्याय से ये मैंने लिया है। लेकिन कर्म की प्रधानता का जो संदेश मैं देता हूं तो स्वयं को भी कर्म की उस भट्टी में झोंकना पड़ता। क्या मेरा मन नहीं करता? मेरा तो एक एक पल राधामय है, लेकिन तेरी इस दिव्य प्रेम को छिपा के रखता हूं मैं।
क्योंकि ना समझ सकेगा कोई मेरे तुम्हारे इस प्रेम को, ये अलौकिक प्रेम दुनिया की नजर में बन जाएगा लौकिक। इस अनिर्वचनीय सुख को अभिव्यक्त नहीं करता मैं किसी को, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारा नाम अधरों तक आने भर से डूब जाता हूं मैं आह्लाद में, खो देता हूं स्वयं का भी आभास। छा जाती हो तुम ही श्याम, छा जाती हो तुम ही श्याम बनकर, फिर तुम ही बताओ कैसे लिखूं तुम्हारा नाम पाती। पुरुष को हृदयहीन, शब्द सुनिए बहुत गहरे शब्द हैं। पुरुष को हृदयहीन निष्ठुर समझ, उसके प्रेम की कोमल भावना को न करो दर्दित, जैसे अमूमन कहा जाता है। वह भी प्यासा है प्रेम का उतना ही, लेकिन कर्म का दायित्व कर देता है मजबूर उस प्रेम के अगाध सागर से बाहर आ सांसारिक कर्म करने को। और यदि ना होता ये गुरुतर दायित्व तो सुनो राधा, कृष्ण इस जन्म नहीं हर जन्म सिर्फ तुम्हारे प्रेम की जलद लहरियों में ही डूबता उतरता है। लेकिन हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए दो तन, हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए दो तन हैं। हम दोनों तो एक मन एक तन एक प्राण है राधा। तुम ही बताओ क्या राधा के बिना कैसे संभव है। तुम्हारे ही कारण तो प्रेम से पूरा हूं मैं, और इसी कारण प्रेम बांट पाता हूं मैं। ये जो मेरे प्रेम की बाती जलती है सबके दिलों में, ये प्रेम के अधूरेपन के कारण नहीं, बल्कि अनंत प्रेम से जलधि के उमड़ने जैसा है। और उस जलधि का समस्त जल तुम, जो मेघ बन जा बरसते हैं सबके हृदयों में। शब्द सुनिएगा, हाँ तुम मेरी अर्धांगिनी, हाँ तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं हो भी कैसे सकती हो, क्योंकि तुम पूर्ण श्याम हो भी कैसे सकती हो, क्योंकि तुम तो पूर्ण श्याम हो, श्यामा हो। तुम ही बताओ क्या दुनिया में कोई दूसरी श्यामा है? नहीं ना, तो फिर कैसे कहूं कि मैं तुमसे और तुम मुझसे अलग। सुनो श्यामा, तुमसे ही रचा है मैंने संसार, और इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है, प्रेम से भरा है, आनंद है, उमंग है, तरंग है, वो सब तुमसे ही है। और सुनो श्यामा, मैं तुमको सोचूं भी तो तब जब भूल पाता हूँ। और रही बात पाती की, तो लिखूं भी पाती पर कैसे तेरा नाम आने भर से जब भर जाता हो, रोम रोम प्रेम से खो जाती हो सुध बुध। तो लिखने के लिए तेरा नाम करना होगा पाषाण हृदय को, होना होगा विलग, तुमसे बनाना होगा पृथक अस्तित्व। तो तुम ही बताओ श्याम से क्या ये संभव है। मेरा प्रेम तुम्हारे द्रवों से बहता अश्रु बनकर जो जलाए रखता है हमारे अंतरों की प्रेम की ज्वाला को। राधा भले ही कृष्ण करे दुनिया, राधा भले ही कृष्ण करे दुनिया, कि क्यों ना हुआ मेरा तुझसे विवाह। कृष्ण करती है दुनिया, अरे हमारा विवाह तो तब होता जब हम दो तन होते। हमारा विवाह तो तब होता जब हम दो तन होते, जब तुम मुझसे और मैं तुमसे अलग ही नहीं, तो भला कैसा पाणी ग्रहण। राधा तुमने ही सिखाया है दुनिया को प्रेम कैसा हो। बस अंतिम पंक्तियां हैं, और शायद इस कविता की सबसे सुंदर पंक्तियां हैं। प्रेम कैसा हो, यदि प्रेम राधा जैसा हो तो कृष्ण के साथ अभंग हो जाता है तुम्हारा नाम राधा। और प्रेम का उद्देश्य प्रेम में डूबे रहना नहीं है, बल्कि प्रेम में स्वयं को भर अनंत ऊर्जस्वित हो, निर्धारित कर्म को पूर्ण निष्ठा से करने से। और बस यही तो करता, तुमसे ही मेरा प्रेम है, मेरा ज्ञान है, मेरा नाम है, मेरा अस्तित्व है। तो तुम ही बताओ राधा, क्या तुमको भूल सकता हूं मैं। जो राधा प्रेम सीखना हो तो संसार तुमसे सीखे, निस्वार्थ निर्ले, ना कोई आशा ना कोई प्रत्याशा है, तो सिर्फ समर्पण, पूर्ण समर्पण। स्वयं को मिटा लेने का नाम है राधा, एकाकार कर लेने का नाम है राधा। कृष्ण का आधार है राधा, प्रेम का दूसरा नाम है राधा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्याम सुंदर भट्ट सर। धन्यवाद लोगों का भी कि उन्होंने काफी भाव विभोर होकर सर की मेहनत को सराहा और
शांतिपूर्ण तरीके से सुना। मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ श्याम सुंदर जी पाठक जी का, जो हमें इतना अपना समय दिया कीमती समय में से। अब हमारे जो विशेष प्रार्थना पे बिना हिचकिचाहट के जिन लोगों ने इस मिनी कवि सम्मेलन का भाग बनने का हिस्सा लिया, उनका हम आभार प्रकट करते हैं और चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको सम्मानित करें और एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं सबसे पहले श्री शैल जौहरी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र लें। श्री रईस आजम खान साहब, रईस मुजफ्फरनगर, जो हमारे अपने हैं, हमारे विभाग के रहे हैं। आज वो फिर अपने आप को एडिशनल कमिश्नर के अंडर में आ रहे हैं। श्रीमती कुंभो जोशी भट्टागर, जो हमारे एक छोटी सी प्रार्थना पे यहाँ तशरीफ लेकर आई है। मैंने उनका परिचय करा दिया। बहुत सी एनजीओ की मालिक है, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं चलाती है, बहुत से कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया है। और चौथी और अंतिम हमारे, उनको हम अतिथि भी कह सकते हैं और हाउस भी कह सकते हैं, उनके बारे में एक शेर पढ़ोगे, सुना है बोले तो बातों से धूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से धूल झड़ते हैं। एक बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो श्याम सुंदर पाठक के सामने बात की अभी। और इस श्रृंखला में मैं थोड़ा सा अपनी बात के बारे में जानकारी के लिए और प्रकाश डालने के लिए अपने संरक्षक श्री आर.पी. यादव जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आए और बाढ़ के संबंध में अपना वक्तव्य। मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री एडिशनल कमिश्नर चंद्रभूषण जी, हमारे ज्वाइंट कमिश्नर श्री मिश्रा जी, हमारे मुख्य पधारे हुए डिप्टी कमिश्नर महोदय भारती जी, मनोज जी, मैं आप सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को नमन करता हूँ। हमारे बीच में विभाग के महासचिव और पदाधिकारी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। पत्रकार बंधुओं का और जो हमारे बीच अन्य व्यक्ति, अन्य साथी, अधिवक्ता साथी, अन्य बारों से आए हुए पदाधिकारी, सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारी बार का 11वां स्थापना दिवस है। हमने अपनी बार का गठन सन 2010 में किया है। आज हम अपने स्थापना दिवस पर स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस संस्था के गठन के अतिरिक्त मैंने प्रदेश में 2 प्रदेश स्तर की संस्थाएं गठित की हैं जो बहुत प्रमुख तौर पर चल रही हैं। उनमें एक कर अधिवक्ता संगठन उत्तर प्रदेश के नाम से है, जो पूरे प्रदेश के अंदर फैली हुई है, प्रत्येक जिले के अंदर फैली हुई है, प्रत्येक जिले के एसोसिएशन की सदस्य है। परंतु इस संस्था में हम अपने आप को गौरवान्वित क्यों महसूस करते हैं, उसका कारण बताता हूं। पूरे प्रदेश में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसके साथीगण, जिसके सदस्य इतने डिसिप्लिनरी हैं कि वो अपने बार कक्ष में जूते उतार कर प्रवेश करते हैं। ऐसी मैंने पूरे प्रदेश के अंदर एक एक जिले का मैंने भ्रमण किया है, एक एक तहसील का भ्रमण किया है मैंने। वहां की एसोसिएशनों के फंक्शनों में मैं जाता हूँ, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसी संस्था या ऐसा बाररूम नहीं देखा जिसमें कि सदस्य स्वयं अपने आप इस डिसिप्लिन को मानते हो कि
अपने जूते चप्पल भी बाहर उतार कर उसमें प्रवेश करते हैं। बार रूम को अपना मंदिर मानते हो, विद्या का मंदिर मानते हो। और हकीकत भी यही है कि हम लोग अधिवक्ता हैं, हमारा जीवन स्टार्टिंग से विद्यार्थी का होता है और अंत तक हम विद्यार्थी ही रहते हैं, क्योंकि यही एक पेशा ऐसा है जिसमें आजीवन व्यक्ति कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। और जो पढ़ता है वही अधिवक्ता कहलाता है। तो साथियों, आज आप प्रोग्राम में पूरी तरीके से समर्पित होकर के जिस भाव के साथ, संख्या के साथ और इस कोरोना पीरियड में अपने योगदान के साथ उन पर मास्क लगा करके आप आए हैं, बैठे हैं, आप सभी का तहे दिल से पुनः मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। पूरी कार्यकारिणी को जो इस समय माननीय हमारे आर के प्रेसिडेंट श्री आलोक यादव जी, महासचिव मनीष जी, उपाध्यक्ष आर के सज्जन जी, नकवी साहब, हरीश गर्ग जी, जितने भी हमारे साथ पूरी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथी हैं, जितनी मेहनत से उन्होंने इस प्रोग्राम को किया है, मैं उनका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी इसी प्रकार इस संस्था को, इसके नाम को, इसकी ख्याति को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री यादव जी, आपने बड़े शुभ शब्दों में पूरा परिचय दे दिया। हमारे और आपके बीच हमारे मुख्य अतिथि हैं जिनका उद्बोधन होना है, मगर उससे पहले मैं जिनके सौजन्य से ये प्रोग्राम लिया है, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, ये जीएसटी किट के डायरेक्टर है श्री अतुल कुमार शर्मा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और थोड़ा सा समय को कमी को ध्यान में रखते हुए अपना जीएसटी किट के बारे में बताएं। मैं अभी मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर साहब का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपने पैट्रन महोदय, अध्यक्ष महोदय, महासचिव और हमारी सारी कार्यकारिणी का स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं आप लोगों के थोड़ा सा बातचीत करता हूँ। देखिए जी, ऐसा है कि अगर जैसा इन्होंने कहा कि मैं इसका स्पॉन्सर्ड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हम सब भाई हैं, एक प्रोग्राम होना है तो उसमें बातचीत चली, हमने कहा चलो ठीक है हम भी इसमें भाग लेते हैं। अब जीएसटी किट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बेसिकली क्यों ये विचार आया, क्योंकि हमने देखा कि जब से जीएसटी आया है लगातार बदल रहा है, एवरी डे एक नया चेंज। तो हमें ये लगता है कि अब जब भी हम किताब खरीदते हैं हमें ये लगता है कि चेंज कब आने वाला है, तो हम किताब लेंगे क्यों? क्योंकि ना तो मेरे ख्याल से इतना पैसा वकील कमाता है कि रोज एक नई किताब खरीदे, और फिर दूसरी बात समय का अभाव भी है, सर्च करना, हर बार हम नई किताब में कहाँ सर्च करेंगे। तो इसको देखते हुए हमने जीएसटी किट का एक प्लान किया, उसको बनाया और अभी ये बिल्कुल अभी एक तरीके से हम इनिशियल पेज में हम बात करते हैं तो ये फ्री है, आप यूज करिए, आप उसको कहाँ उसमें गलतियां हैं वो देखिए। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको सपोज करके चलिए कि एक्ट में कब कब चेंज हुआ है, उसमें आप वन क्लिक में आपको सारे चेंजेस मिल जाएंगे। अगर हम करते हैं एचएसएन कोड की बात, मैं बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक एचएसएन कोड दो शेड्यूल्स में है, कई बार तीनों शेड्यूल्स में है, तो हमें ये थोड़ा मुश्किल होता है एचएसएन कोड केवल पता करके कि हमारा जो आइटम है वो कौन से शेड्यूल में आता है। तो हमें एचएसएन के साथ साथ शेड्यूल को भी देखना पड़ता है कि वो मटेरियल हमारा है भी या नहीं है। तो हमें उससे डिसाइड वो क्या करोगे, जब आप एचएसएन कोड हमारी साइट से देखेंगे वो आपको एक साथ आ जाएंगे, मीन शेड्यूल 1 का भी होगा, शेड्यूल 3 का भी होगा, शेड्यूल 4 का भी होगा। अब आप उसमें से स्पेसिफाइड अपना आइटम को देख सकते हैं कि वो आपका कौन सा वाला है। जिससे आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम आने वाले टाइम में होगी वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो मेरे ख्याल से अगर जो भी एक्साइज में यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहा होगा उसे पता होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो यही है, आप उसको यूज करिए, www.gstk.in है, वहाँ पे आप अपना साइन अप करिएगा, कुछ डिटेल्स उसमें डालेंगे और उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। और ये सारी अभी अनलिमिटेड आपको जो भी चीजें होती है, कई क्वेरी भी है तो वहाँ पे आप क्वेरी सेशन भी है, उसमें आपको एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये तो सब है ही है, साथ के साथ एडवांस ब्रीफ और केस फ्लोज भी है। इसके अलावा हम उसमें एक स्पेसिफिक और भी चीज दे रहे हैं कि वो है अपील। कई बार आपने देखा होगा अपील के फॉर्मेट्स हैं,
लेकिन हमें अपील सेपरेट निकालनी होती है, तो वहां पे आप जाके अपील फॉर्मेट में अपने फैक्ट्स डालिए और प्रिंट निकालिए, उससे आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जुबा मीठी खुली मुट्ठी बुलंद अखलाक सादा दिल। जुबा मीठी खुली मुट्ठी बुलंद अखलाक सादा दिल खुदा के खास बंदों की यही पहचान होती है, और ये पहचान के मालिक है श्री हमारे आज के लोग कहते हैं कि चंद्रभूषण बिल्ली एडिशनल कमिश्नर। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आए और अपने महत्वपूर्ण भाषण से हमें श्री चंद्रभूषण से तालियों की गड़गड़ाहट से आपको स्वागत। थैंक यू नकवी साहब। सभा के अध्यक्ष आलोक यादव जी, संरक्षक आरपी यादव साहब, हमारे अधिकारी, अन्य भारतीय सभी पदाधिकारी, दूर दूर से, सिलमपुर से, गाजियाबाद से और गौतम बुद्ध नगर से भी आए थे बाहर के पदाधिकारी, हमारी यहाँ के भारत के सभी सदस्य, मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इस सभा में एक अलग अपना रंग भरने वाले कविगण, कवित्री, आपने हमारे बीच के श्याम सुंदर जी, आप सभी लोगों ने एक बिल्कुल फॉर्मल से कार्यक्रम को इतना इनफॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट किया है, और इतने कम समय में इतना व्यवस्थित सिस्टमेटिक ऐसा कार्यक्रम आपने चलाया है। 2 घंटे में मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये नहीं समझ रहा था कि कब क्या खत्म होगा, शुरू होगा, लेकिन ये नकवी साहब का कमाल है कि इनकी आंखें गेट से लेकर के और मंच तक में बिल्कुल नाचती रहती थी, किसी को आपने खराब नहीं किया है। आखन जो बार है ना, वास्तव में इसकी पहचान अनुशासन है, और ये आपने तो अपने अंदर महसूस किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हम लोग यहाँ गाजियाबाद में भी रहते थे, तो तब से मैं आपकी ख्यात सुनता आया हूँ। आपकी बार की ख्यात हमारे डिपार्टमेंट में पूरे प्रदेश में, और मेरी बात करने वाले लोग कई बार आप ही से, हमारे तमाम सारे एजुकेशन अथॉरिटी जो हैं, वो आप ही से पूछते हैं, भाई आपका केस है, आप बता दो होने लायक है कि नहीं। हमारे लेवल से करना उचित होगा, तो आप कह दो नहीं साहब आपके लेवल ऐसे बहुत, मतलब यानी कि जो जिसे कहते हैं अफसर आप, तो आप भावना से, कर्म से, सही प्रकार से हैं, और इस एक औपचारिक कार्यक्रम को आपने जिस राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ आपने इसको बनाया है, वास्तव में आप एक परंपरा स्थापित करने वाले लोग हैं, और ईश्वर आपको इस तरह से और आगे जाने की प्रेरणा दे और आपको सफल बनाए। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को अभी क्या चीज लॉन्च किया है? अच्छा, जीएसटी है, आपने बहुत अच्छा आपने किया है। हम चाहेंगे कि किसी दिन अधिकारियों के साथ भी एक आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, क्योंकि ये जैसे इनका ये चल रहा था ना, अपना जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ ला पब्लिकेशन वालों का, तो वो लॉन्च हुआ था, तो उसकी टेस्टिंग में हम लोग थे, और बहुत सारे सुझाव लोगों के भी उसमें कारपेट मोदी ने दिया, तो सबके लिए बहुत उपयोगी होता है। तो जब आप उचित समझें बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने आशीर्वाद से नवाजा। मैं अपने संरक्षक महोदय और अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, पहले श्री ललित मिश्र साहब जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनको
स्मृति चिन्ह देके और उसके बाद जो आज के मुख्य अतिथि होंगे ये हमारे जो कमिश्नर और अब मैं अनुरोध करूंगा कि अपने मुख्य अतिथि महोदय को, हमारे संरक्षक महोदय और हमारे अध्यक्ष महोदय को, और आपसे इस गुजारिश के तालियों की गंगार ये आप भी आ जाओ। अब ये आज का प्रोग्राम अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है।